हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का हमारा सेशन। आज हम बात करेंगे कि क्या एलिमिनेशन टेक्निक क्लैट के पेपर में यूज करी जा सकती है, और करी जा सकती है तो फिर किस तरीके से इसको यूज करना है जिससे कि आप काफी सारे मार्क्स ले आओ। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, एमसीक्यू बेस्ड जितने भी पेपर होते हैं, हम सिर्फ क्लैट की बात नहीं करते, हम इंडिया का कोई भी पेपर आप उठा लो, एमसीक्यू बेस्ड पेपर के अंदर कुछ नहीं तो 5 या 10 क्वेश्चन हर पेपर में आपको मिलेंगे जो एलिमिनेशन मेथड का यूज करके किए जा सकते हैं। पर एलिमिनेशन मेथड का मतलब ये नहीं कि हम जय श्री राम ABCD करके जो मन में आए वो लगाते हैं, ऐसे नहीं होगा। आपको प्रॉपर उसमें दिमाग लगा के करना है, और कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। अब बात करते हैं एलिमिनेशन मेथड का कैसे यूज करना है। देखो ये कोई हमारे अक्षय कुमार जी वाली स्कीम नहीं है, हेरा फेरी वाली की 25 दिन में पैसा डबल, कि मतलब इसको लगा के शॉर्ट ही होना है। इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। पहली टर्म्स एंड कंडीशन आप लोगों के लिए है वो ये है, आप एलिमिनेशन मेथड का यूज उन्हीं क्वेश्चंस में करिएगा जिसमें आप 50% ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दें। मतलब 4 ऑप्शन है, उसमें से 2 ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर पाए, तब आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करके आंसर लगाइएगा। अब आप कहोगे कि सर क्या गारंटी है कि सही हो जाएगा। मैं कहता हूं चलो ठीक है, 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें एलिमिनेशन मेथड का यूज करके आपको आंसर मिल जा रहा था, बट आपने उसको अटेम्प्ट नहीं किया, ठीक है, 8 छोड़ दिए, तो यहां तो आपको 0 नंबर मिले। पर जस्ट इन केस आपने 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जिसमें आपने 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया था, और 2 में आपने थोड़ा सा तुक्का मारा है दिमाग से, मान लो इसमें से आपके 4 भी सही होते हैं, तो स्टिल आप पॉजिटिव में हो। देखो 4 नंबर सही के और 4 अगर आप घटा दोगे तो मतलब कितना, 2 नंबर घटेगा, है ना। 4 क्वेश्चन गलत का 2 नंबर घटेगा, तब भी आप 2 नंबर फायदे में हो। बात समझ में आई, मैथ समझ में आई। और 50% प्रोबेबिलिटी बहुत मिनिमम ले रहा हूं। देयर आर प्रोबेबिलिटी कि आपके फुल सही हो जाए, देयर आर पॉसिबिलिटी कि 60-70% सही हो जाए, ठीक है। तो वर्स्ट केस सिनेरियो क्या, कुछ नहीं तो आपको 1 नंबर तो मिलेगा, मैं तो ये कह रहा हूं। तो एलिमिनेशन मेथड का आप यूज करिए, लेकिन उन्हीं क्वेश्चंस में करिए जहां पे लॉजिकली आप प्रॉपर तरीके से 2 ऑप्शन एलिमिनेट करने में सक्सेसफुल हो पाए। अब आप कहोगे सर आप तो बस बोल जा रहे हो, करे कैसे, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते जहां पे यूज हो सके। तो देखो मैंने कुछ क्वेश्चंस उठाए मॉक्स के, आप इनको देखेंगे तो यू विल रियलाइज कि हाँ यार सर तो सही कह रहे थे। जैसे देखो एक क्वेश्चन है, आप लोग भी पढ़िए, इफ अ पर्टिकुलर एरिया इज ब्रॉट अंडर द 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, which one of the following statement best reflects the consequence of it। ठीक है, अब यहां पे आप जब ऑप्शंस पढ़ोगे ना, आप आंसर नहीं लगा पाओगे, क्योंकि इतना डिटेल में 5th शेड्यूल हमने नहीं पढ़ा है। ऑल्दो भी मणिपुर और बहुत सारी जगहों की वजह से 5th शेड्यूल वाज इन न्यूज, बट अगर आपको नहीं भी पता है तो क्या करना है, एक ट्रिक है, आपको पता है ना, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। मतलब ये तो अगर आपने पॉलिटी पढ़ी होगी तो आपको याद करने को बोला जाता है कि 12 शेड्यूल कौन से हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जिनको ये ट्रिक नहीं पता है मैं यही बता देता हूं, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम ऐसे लिख दो। टीयर से बनता है टेरिटरीज एंड स्टेट्स, पहला शेड्यूल, दूसरे से आपका इन्वॉल्वमेंट्स, तीसरे से अफर्मेशन एंड ओथ, चौथे से राज्यसभा सीट एलोकेशन, 5वां जो एस है टीयर्स उसका शेड्यूल एरियाज जो हैं, फिर अदर ट्राइबल एरियाज ये ओ से, फिर एफ से बनता है फेडरल लिस्ट, फिर ओल्ड का जो है ऑफिशियल लैंग्वेज, लैंड रिफॉर्म्स, डिफेक्शन सॉरी, एंड देन पीएम, पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। ये एक ट्रिक है जिससे आप 12 शेड्यूल्स जो हैं हमारे वो याद कर सकते हैं। तो मतलब अगर आपको 5th शेड्यूल डायरेक्ट भी पता है, वरना ट्रिक से भी याद आया, तो 5th शेड्यूल है ट्राइबल एरिया से, यही है ना। तो आप ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, दिस वुड कन्वर्ट दैट एरिया इनटू यूनियन टेरिटरी। भाई इसका क्या लेना देना, ट्राइबल कम्युनिटी से रिलेटेड है। स्टेट हैविंग सच एरियाज वुड बी डिक्लेयर्ड स्पेशल कैटेगरी स्टेट, क्या लेना देना, क्योंकि आपको पता है 5th शेड्यूल जो है वो ट्राइबल एरिया से। तो अब आप दोनों में देखोगे तो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी किसके लग रहे हैं, बी के और ए के। दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल। यहां पे आपने देखा क्या, ट्राइबल पीपल एंड टू नॉन ट्राइबल पीपल, मतलब 5th शेड्यूल ट्राइबल, तो यहां पे आप मार सकते हो, है ना। एक क्वेश्चन ऐसे बना। और देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कॉन्स्टिट्यूएट रियल सेक्टर इन इकोनॉमी। रियल सेक्टर का मतलब क्या होता है। देखो मैं मानता हूं कि आप लोगों को सबको रियल सेक्टर इन इकोनॉमी टर्म समझ में नहीं आएगी। अगर आप द हिंदू एडिटोरियल बेसिकली हमेशा पढ़ते हो तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, बट अगर नहीं भी आ रहा है तो रियल सेक्टर का मतलब ऐसा होता है जो गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करने में सबसे ज्यादा मदद करता है। रियल सेक्टर मतलब जहां से कमाई हो रही है सरकार की। तो सबसे पहले देखो, नीचे से पढ़ते हैं, चलो ऊपर से पढ़ लेते हैं। फार्मर्स हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप्स, क्या एग्रीकल्चर से गवर्नमेंट को टैक्स होता है, बिल्कुल गवर्नमेंट कमाई करती है। टेक्सटाइल मिल्स कन्वर्टिंग रॉ कॉटन इनटू फैब्रिक्स, बिल्कुल यहां से भी कमाई होगी, बेचेंगे। आप जब 3rd एंड 4th ऑप्शन पढ़ेंगे ना, यू विल रियलाइज कि यार ये दोनों ऑप्शन गलत है, मतलब इससे कोई कमाई नहीं हो रही है सरकार की। तो ये पहला और दूसरा। देखो अब ये सब्जेक्टिव चीज है, कोई इसमें एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकता है, किसी को बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा, बट ये क्वेश्चन ऐसा था जिसमें आप यूज करके कर सकते हो अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है रियल सेक्टर क्या होता है या इस तरीके की चीजों का। ठीक, जैसे 5th शेड्यूल में तो सबको करना चाहिए था, इसमें थोड़ा सा था कि हाँ भाई आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। अब जैसे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको इसमें से ये बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो सबसे पहली स्टेटमेंट लिखा हुआ है HN सान्याल कमेटी। मैं ये नहीं कहता हूं आपको ये कमेटी के बारे में पता हो,
आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट का बारे में पढ़ा होगा जो कि भी बहुत न्यूज में था, लेकिन आपको इस कमेटी के बारे में नहीं पता होगा, मैं मानता हूं। लेकिन आप जब स्टेटमेंट पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार पहली स्टेटमेंट तो सही है। कैसे? Pursuant to the report of H.N. Sanyal Committee, the Contempt of Court Act 1971 passed। तो ये बिल्कुल सही चीज है ना यार, Contempt of Court Act 1971 was passed, ये तो बिल्कुल क्लियर बात है, क्योंकि आपको पता है कि Contempt of Court Act 1971 में आया था। ठीक है, आपको करेक्ट देखनी है। The Constitution of India empowers the Supreme Court and the High Court to punish for contempt of themselves, ये एक स्टेटमेंट है। फिर है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट, एक स्टेटमेंट ये है। और है एक इंडियन पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर्स टू मेक लॉज ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब आपको यहां पे ना सही स्टेटमेंट देखनी है। ठीक, अगर आप देखो पढ़ोगे तो मैं आपको ये बता रहा हूं सही क्या है वो छोड़ दो, दो ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करने ये देख सकते हैं। सबसे पहले अगर आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के तहत देयर इज अ सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं इसके बारे में चर्चा नहीं है, तो एक स्टेटमेंट तो हमने यहीं से एलिमिनेट कर दी, भाई ये तो हो ही नहीं सकता कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाला। फिर कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को खुद को पनिश करने की पावर देता है, ये भी गलत हो गया। अब आपके सामने बचा पहला और चौथा, अब इसमें से करेक्ट एक ही है। अब आप पहले चौथा ऑप्शन पढ़ो, पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर्स टू मेक लॉज ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब इसमें देखो आप ऐसे समझ जाओगे, जैसे यहां पे तो देखो ना पहला और चौथा दोनों सही है, लेकिन मान लो ये ऑप्शन भी कुछ और होता, अब आपको ये समझना होता, इस पे लगाना होता, कैसे लगाते। फोर्थ में देखो आप जब पढ़ोगे ना, अगर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस का यूज करोगे, हम बोल ही क्या रहे हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट कहां से आता है, जब पार्लियामेंट पास करती है तभी तो एक्ट आता है। तो दैट मींस कि हमारे देश की पार्लियामेंट ने कभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट लाया था, इसका मतलब हमारे देश की पार्लियामेंट के पास पावर है कंटेम्प्ट के ऊपर कानून बनाने का। तो ये स्टेटमेंट सही है, ऑल्दो इस केस में ये भी सही है, आंसर होता 1 and 4। मतलब मैं कह रहा हूं यहां पे एक और ट्रिकी ऑप्शन होता, तो भी आप ये समझ सकते हो दोनों की कैसे सही है। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू यूज एलिमिनेशन टेक्निक। अब आप बोलोगे सर आप तो सारे करंट अफेयर्स में बता रहे हो और सब्जेक्ट में भी बताओ ना, तो जैसे चलो मैं आपको एक आरसी का ऑप्शन बताता हूं, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का। प्लीज अलाउ मी टू मेंटेन माई सेल्फ इमेज एज कैप्रिशियस, आर्बिट्रेरी एंड अनफेयर। इसमें आपसे पूछा है कि कैप्रिशियस का मीनिंग क्या है। अब देखो इसमें एलिमिनेशन टेक्निक का कैसे यूज कर सकते हो। मान लो बड़ा सा पैसेज था, उसमें ये पूछ लिया आपसे, आप स्टेटमेंट पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, प्लीज अलाउ मी टू मेंटेन माई सेल्फ इमेज एज कैप्रिशियस, चलो आपको इसका मीनिंग नहीं पता है। आर्बिट्रेरी का मीनिंग पता होना चाहिए, बहुत ही सिंपल है। एंड अनफेयर, मतलब आर्बिट्रेरी एंड अनफेयर वर्ड से हमको समझ में आ रहा है कि अगला इंसान अपने बारे में नेगेटिव बात कर रहा है। जैसे मैं क्या, अगर मैं अपने बारे में कुछ अच्छा बोलूंगा तो क्या बोलूंगा, भाई मैं बहुत बोल्ड हूं, मैं बहुत ही अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छा बोलता हूं। एक स्टेटमेंट में मैं एक ही टाइप की चीज बोलूंगा ना। यहां पे आपको चीज समझ में आ गई कि नेगेटिव स्टेटमेंट है, आदमी अपने बारे में बुराई कर रहा है। अब ऑप्शन पढ़ते हैं, हेल्पफुल टू अदर्स, यार ये कैसे हो सकता है, नेगेटिव बात कर रहा है वो अपने बारे में। बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, ये कैसे हो सकता है। हार्ड वर्किंग, ये कैसे हो सकता है, ये तो नेगेटिव बात कर रहा है अपने बारे में। तो नेगेटिव बात क्या हुई, सडन चेंज इन बिहेवियर, मतलब मूड स्विंग्स कभी भी हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मैं एक ऐसा इंसान हूं जो मैं, लोग मुझे कहते हैं कि मैं कैप्रिशियस हूं, आर्बिट्रेरी हूं, अनफेयर हूं, मतलब मैं एक नेगेटिव आदमी हूं, है ना। कोई पॉजिटिव बोलेगा तभी तो आप पॉजिटिव लगाओगे। तो इस तरीके से आप तीन ऑप्शन एलिमिनेट करके लगा दोगे। अब आप कहोगे कि सर ऐसे ऑप्शंस हमेशा नहीं मिलते, तो मैं ये कहां कह रहा हूं कि 120 में से 120 नंबर में आपको ऐसे मिलेंगे, पर एक दो क्वेश्चन में मिल सकते हैं, पूरी प्रोबेबिलिटी, आप मॉक में भी देखोगे मिलेगा, तो वहां पे आपको उसका यूज करना है, डरना नहीं है। मैंने क्या बोला, 8 में से कुछ गंवाने को नहीं है, कुछ पाने को ही है। अगर दो ऑप्शन आप सक्सेसफुली एलिमिनेट कर पाओ, नहीं कर पाओ तो दिक्कत है। जैसे यहां क्या दिमाग लगाया मैंने सिंपल दिमाग लगाया कि भैया नेगेटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव ही मीनिंग होगी, तो वहां पे वो मैंने कर दिया। एक और ऑप्शन, एक और देख लेते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बोल रहा हूं, हमारे एलिमिनेशन टेक्निक का यूज। एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा पे क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब सिर्फ लोकसभा के पास ही पावर है, ऐसी पावर सिर्फ लोकसभा के पास है। इसमें आपसे करेक्ट पूछा गया है, ठीक। अब पढ़ लेते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, चलो ये अगर कंफ्यूजन है तो इसको चलो कंफ्यूजन में छोड़ दो, मैं आपके हिसाब से सोच रहा हूं, कैसे स्टूडेंट आप क्या सोचोगे, ठीक है। टू पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, चलो यार सर इसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन है। तीसरा पढ़ो, इंपीचमेंट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भाई ये तो पार्लियामेंट के पास होती है ना, सिर्फ लोकसभा के पास कैसे होती है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। अब आपके पास बचा दो ऑप्शन, ठीक। अब थोड़ा सा और देखते हैं, क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा हो सकता है कि सिर्फ लोकसभा के हाथ में पावर देते हैं इमरजेंसी लगाने की। थोड़ा सोचोगे लगेगा कि नहीं यार हमारे यहाँ तो हर चीज पार्लियामेंट के पास है, सिर्फ लोकसभा के पास नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, बचा गया सेकंड। आई बात समझ में। तो इस तरीके से आप एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करके अपने एग्जाम में अच्छे नंबर्स ला सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया हो। देखो सिंपल सी बात है, ABCD जय श्री राम नहीं करना है, दिमाग का यूज करना है, करोगे नंबर मिलेगा, ठीक है। दिस इज इट, थैंक यू सो मच, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। एंड ऑल्सो आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, बहुत शिद्दत से पढ़ाई करो, मेहनत से पढ़ाई करो। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी जल्दी से शेयर करता हूँ।
आप इसको समझोगे तो काफी हेल्पफुल होगी। एक ना एलिफेंट था, मैंने बच्चों को काफी बार बता भी रखी है, मैं फिर से बता रहा हूँ। एलिफेंट के बेबी को एक आदमी अपने घर पे लेके आता है जब वो छोटा होता है। तो एलिफेंट जो है उसको वो जंजीर से बांध के रखते हैं। तो समय बीतता जाता है, 10-12 साल हो जाते हैं, एलिफेंट बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन अभी भी वो जंजीर से ही बंधा रहता है। एक दिन एक आदमी बगल में आता है, वो कहता है कि भैया ये एलिफेंट जो है ये इतना पावरफुल है, इतना शक्तिशाली, जंजीर से बंधा क्यों है, इसने अभी तक जंजीर तोड़ी क्यों नहीं। तो जो उसका मालिक होता है, जो एलिफेंट को बचपन में लेके आया था, वो ये बोलता है कि देखो इसने बचपन में जब मैं इसको लेके आया था और जंजीर से बांधा था, तब ही वॉज ट्राइंग वेरी हार्ड कि वो इस जंजीर को तोड़ दे। समझ में आई बात। लेकिन विद टाइम हुआ क्या कि उसको ये चीज फील हो गई, क्योंकि बचपन में उसके पास पावर नहीं थी, इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो जंजीर तोड़ सके। आज की डेट में इतनी पावर है, पूरा घर तोड़ सकता है। लेकिन उसके दिमाग में अभी बात फीड हो चुकी है कि मैं ये नहीं कर सकता हूं, क्योंकि उसने पहले कुछ समय ट्राई किया जब छोटा था, पर नहीं कर पाया, तो उसने कोशिश भी नहीं करी। तो प्रॉब्लम यहां पे ये नहीं कि आपको क्लैट में एनएलयूज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप टॉप 100 टॉप 200 में आएंगे कि नहीं आएंगे। प्रॉब्लम ये है कि आप कोशिश कितनी कर रहे हैं। अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे ना, तो बहुत प्रॉब्लम की बात है। कहने का मतलब ये है कि आप एग्जाम बहुत पास में है, अपने आप को नेगेटिव लोगों से दूर रखो और अपने ऊपर विश्वास रखो। अगर आप आज की डेट में मॉक में 50 नंबर पे भी खड़े हो ना, अगर आप खुद हिम्मत हार जाओगे कि मेरे साथ कुछ नहीं होगा, तो वैसे भी कुछ नहीं हो पाएगा। हारने के लिए तो कुछ है ही नहीं ना यार। तो मतलब ये है कि 50 नंबर से आपको 20-25 नंबर बढ़ाने की सोचनी है, अपने ऊपर विश्वास रखना है। अगर आप ये कर लोगे तो काम अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज इट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।